बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, आज 29 मार्च 2024 फ्राइडे के एडिटोरियल्स नॉन एडिटोरियल्स के साथ हाजिर हैं। सोर्स ऑफ टेरर इज द फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट एडिटोरियल टुडे। इसमें बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि पिछले कुछ दिनों से चूंकि अफगानिस्तान से टेररिज्म या हो रहा है या उससे रिलेटेड कुछ पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए कुछ चीज़ें इस हवाले से चल रही हैं और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में इस पे बातें चल रही हैं। तो ये भी उसी कंटिन्यूएशन के अंदर ही है, ये वाला जो हमारा एडिटोरियल है। तो राइटर कहता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो ऑपरेट करते हैं और उनकी वजह से होते हैं। और इसलिए अफगानिस्तान को ये बार बार जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको ये बार बार कहा जाता है। तो जाहिर है कि इसको डील करना एक बड़ा मुश्किल काम है और पाकिस्तान के लिए ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक चैलेंज है कि पाकिस्तान किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करे। तो अब इसके लिए ये बात तो क्लियर है कि अगर पाकिस्तान यूनिलैटरली अपनी तरफ से कोई काम करेगा और अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक करेगा, तो ये हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा। और जो हमारी कोई भी डिप्लोमेटिक जो लीवरेज है और जो हम उनके साथ बात कर रहे हैं, वो बात ख़त्म हो जाएगी और एक तरह से बात जो है वो दुश्मनी तक चले चली जाएगी कि जी हम उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हमें इसमें बड़ा सोच समझ के चलना है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी ये स्टेटमेंट जो उन्होंने एक्स पे दी, ट्विटर पे, कि हमें किसी किस्म का कोई ताउन जो है वो काबुल की तरफ से नहीं मिल रहा इस टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ। और अफगानिस्तान जो है वो एक तरह से सोर्स ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी सीरियस बात है और एक सीरियस एलिगेशन है। और इस एलिगेशन को जो है वो हमें डिप्लोमेटिक वे में आगे लेके चलना चाहिए ताकि अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके और उसे अपनी मर्जी के जो हम मतलब हमारा जो कंसर्न है कि टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के अंदर ना हो उस तरफ लाया जा सके। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक ऑप्शंस यूज करे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हम अटैक करेंगे, कोई एक आध दफा अटैक कर लेंगे, वो ताल्लुकात को भी खराब करेगा और कितना आगे हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसलिए डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान के साथ उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनसे बातचीत की जाए, उनको कोशिश किया जाए कि मतलब उनको जो है वो इस पॉइंट तक लाया जाए कि वो उन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जो है ना वो उनके ऊपर कोई ऐसा सख्त एक्शन लें कि वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी ना करें। अफगान तालिबान जो हैं, वो जाहिर है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है तालिबान की, वो मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई करती है कि हमारी तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन से आपके ऊपर अटैक्स नहीं होते। लेकिन ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ब्रीफिंग थी अभी इसी मंथ में, उसमें भी ये बताया गया कि अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें आईएस है, इस्लामिक स्टेट वाले जो हैं वो भी हैं, टीटीपी वाले भी हैं। और ये उनके मतलब वेल फाउंडेड कंसर्न्स हैं। वेल फाउंडेड कंसर्न्स का मतलब कि ये एक मतलब अच्छी तरह से तहकीक करके ये इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, ऐसे ही ये बात नहीं की गई। तो अफगानिस्तान में ग्रुप्स तो मौजूद हैं। और मजीद ये कि
अफ़गानिस्तान के जो कुछ ऑफ़िशियल्स हैं, अफ़गान ऑफ़िशियल्स ने वैसे ये बात मानी है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि उनके ऊपर हमारा उतना कंट्रोल नहीं है, तो शायद उसमें वो लोग मौजूद हों। तो अब ये बात उन्होंने चूँकि मानी है तो इसलिए ये बात उन्हें उनको हमें डिप्लोमेटिक वे में समझानी चाहिए कि इन आउट ऑफ कंट्रोल एरियाज़ से अगर किसी भी हमसाये के ऊपर हमला होता है और पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली अटैक होता है, तो ये ड्यूटी तो तालिबान ही की बनती है कि उनको टारगेट किया जाए। तो इसलिए इनको डिप्लोमेटिक वे में ही इस सारे मामले को लेके चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लास्ट पैराग्राफ में कहता है राइटर कि चूंकि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान वाले और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले चूंकि एक ही आइडियोलॉजिकल स्टॉक में से हैं, चूंकि वो एक ही सोच से पैदा हुए हैं, तो इसलिए ये समझना कि जी वो टीटीपी वालों को अफ़गान तालिबान टीटीपी वालों को पूरी तरह से क्रश कर देंगे, तो ये तो शायद मुश्किल है। ये तो हमारी मासूमियत होगी अगर हम समझें कि जी वो उनको क्रश कर देंगे। क्रश तो वो शायद नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि उनसे ये कहा जाए कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना किए करें वो, और इस तरह की जो है ना वो उनसे कोई ना कोई एक एश्योरेंस, एक यकीन दहानी ली जा सकती है और उसको फॉलो किया जा सकता है कि क्या वो उस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसका तरीकाकार ये हो सकता है कि कि अफ़गानिस्तान के जो सारे नेबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और रशिया भी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हम पैदा करें और उन सब की तरफ से जब ये मैसेज तालिबान को जाएगा, तो ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बन जाएगा, ठीक है? तो इसका असर ज़्यादा होगा। और जैसा कि चाइना ने कहा है कि चाइना तालिबान के साथ पेशेंट कम्युनिकेशन विद अफ़गान अथॉरिटीज़, कि चाइना जो है वो तालिबान के साथ एक सब्र वाली कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि उनसे बातें अपनी प्यार के तरीके से मनवा रहा है। ये एक अच्छी टेक्नीक है और हमें चाइना को भी इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो मैंने एक हाइलाइट किया है लैंग्वेज बूस्टर के सेंस में, ये वाला ऑफ द सेम आइडियोलॉजिकल स्टॉक। ऑफ द सेम आइडियोलॉजिकल स्टॉक का मतलब है कि एक ही सोच से जो पैदा हुए हैं, वो चीज़ें वो होती हैं ऑफ द सेम आइडियोलॉजिकल स्टॉक। ये आप अपनी राइटिंग में भी ये वाली टर्म यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी टर्म है। ये भी आप अपने उस लैंग्वेज बूस्टर्स वाले जो लिस्ट एक हम बना रहे हैं, आप उसमें ज़रूर इसको ऐड करें। जी, तो अब हम देखते हैं सेकंड जो एडिटोरियल है, चिपिंग इन। तो इसमें चिपिंग इन का मतलब होता है किसी भी मुश्तरका मकसद में चंदा देना या कंट्रीब्यूशन करना, मुश्तरका मकसद में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो मोटरवेज या हाईवेज या कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो किसी भी फेडरल डिपार्टमेंट के होते हैं और जो डिफरेंट प्रोविंसेस से गुजरते हैं, उसके ऊपर सारा पैसा जो है वो सेंटर लगाता है। सेंटर का मतलब फेडरल गवर्नमेंट लगाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये एक ट्रेडिशन सी चली आ रही है, जिसमें कि मोटरवेज और हाईवेज भी हो सकते हैं, जिसमें ये हाइड्रो पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि बिजली पैदा अगर करने के लिए खर्चा सेंटर ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, तो बिजली इस्तेमाल तो पूरे मुल्क ने करनी है ना। तो इसलिए फिर ये एक आइडिया है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब सूबों को दिया जाएगा, वो ये है कि आप कंट्रीब्यूट करें इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है
और प्रोविंशियल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक दफ़ा नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर, तो प्रोविंशियल स्कीम्स को, डेवलपमेंट स्कीम्स को बंद करने का इरादा है, स्टॉप करने का इरादा है। और प्रोविंसेस से ये कहा जाएगा कि आप अपना जो डेवलपमेंट का फंड है वो फेडरल गवर्नमेंट को दें, ताकि वो प्रोजेक्ट्स जो सारे सूबों को इक्वल फायदा देंगे, उनके ऊपर काम किया जा सके, जिसमें पावर जनरेशन के हो सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, सारे जो मंसूबे हैं। और नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इस हवाले से एक बनाया जा रहा है कि जिसमें इन सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और ये जो हमारा कैश स्ट्रैप्ड सेंटर है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके पास जो पैसों की कमी है, वो जो पैसों की कमी बर्दाश्त कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो सूबों से वो जो कह लें कि करने के लिए कहेंगे, यानी कि इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सूबे एक दूसरे से शेयर करेंगे और अपने आइडियाज शेयर करेंगे, ताकि वो एक तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकें और फेडरल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे। इसी तरह का जो अरेंजमेंट है, हमारा राइटर कहता है कि इंडिया में भी इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है। और इंडिया इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट करता है, कि जिसमें फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि प्रोविंसेस जो हैं वो अपना शेयर देते हैं, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए कंप्लीट करती है क्योंकि ज़्यादा प्रोविंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से कैश उसकी तरफ से आता है, सूबों की तरफ से। अच्छा, अब नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि एक्नेक की जो नेक्स्ट मीटिंग है, एक्नेक बेसिकली एक बॉडी है जो इकोनॉमी को रन करती है, जिसमें सेंटर के भी नुमाइंदे होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, और जो सूबों के नुमाइंदे होते हैं वो भी सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। ये एक्नेक की मीटिंग में, कमिंग जो एक्नेक की मीटिंग है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ये जो तजवीज़ है वो सूबों के सामने रखेगी, ताकि इस हवाले से जो एक मैकेनिज्म है, जो एक तरीकाकार है, वो बनाया जा सके। सूबों की इस पे मंजूरी ली जा सके, राजीनामा उनको राजी किया जा सके, और फिर जो भी कॉस्ट वगैरह शेयर होनी है उस पे, और जो अदर मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जा सके। और जो सेवन्थ एनएफसी अवार्ड है, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सेटल की जा सकें, और जो उसके ऊपर खामखा का एक क्रिटिसिज्म होता है, मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म होता है, उसको भी सेटल किया जा सके। मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म ये होता है ना, क्रिटिसिज्म ये होता है सेवन्थ एनएफसी अवार्ड पे, कि सेवन्थ एनएफसी अवार्ड में क्या किया गया कि सारे के सारे जो, मतलब मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो दे दिए गए सूबों को। यानी कि जो 18वीं तरमीम हुई थी ना, उसमें ये सारा काम किया गया था कि जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं, उनको फेडरल डिविजिबल पूल जो है टैक्स का, मतलब जो इकट्ठा टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें से सेंटर की फेडरल गवर्नमेंट को कम हिस्सा जाता है और सूबों को ज्यादा हिस्सा जाता है। तो जिसकी वजह से सेंटर के पास पैसे कम रह जाते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, और सूबों के पास ज्यादा पैसा होता है। तो इसलिए फिर ये तजवीज़ रखी जाएगी, और हो सकता है कि इस चेंज के साथ कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाएं, और सूबे अगर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे पैसों में, तो हो सकता है कि वो ये चाहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी उनका ज़्यादा हो, प्रॉफिट के अंदर उनको शेयर आए। जो भी रॉयल्टीज़ या प्रॉफिट्स या जो भी टैक्सेस वगैरह रोड पे, मतलब कोई रोड बनाया जा रहा है, तो अब रोड बनने में अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ-साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो जब वो रोड बन जाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो टोल टैक्स वगैरह होता है, वो भी सूबों को जाना चाहिए फिर।
तो इस तरह करके ये वाली चेंजेस भी इसमें आ सकती हैं। लेकिन राइटर कहता है कि इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बलूचिस्तान और केपी की जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या वो इसमें हिस्सा डालने पे तैयार होती हैं या नहीं होती हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमीज़ ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं और उनकी पहले ही टेररिज्म की वजह से एक ऐसी बेतरतीबी उनके यहाँ मची रहती है कि वो उनकी क्योंकि ज़ाहिर है टेररिज्म हुआ है किसी भी अगर इलाके में, तो उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो कि उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको जल्दी से अर्जेंट बेसिस पे उन चीज़ों को रिकवर करना होता है और जो उसके पे फोकस करना होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होते हैं। तो उनके पास सम टाइम उसके लिए भी पैसा नहीं होता, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में? ये बहरहाल एक क्वेश्चन है और इसको डिस्कस होना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इस में जो लैंग्वेज बूस्टर के लिए एक मैंने हाईलाइट किया है वो है कैश ट्रैप्ड। ये एक अच्छी टर्म है जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। जिसके पास पैसों की किल्लत किल्लत हो उसको हम कह सकते हैं कैश ट्रैप्ड। किसी पर्सन को भी कह सकते हैं, किसी इदारे को भी कह सकते हैं, किसी कंट्री को भी कह सकते हैं। कैश ट्रैप्ड सेंटर यानी कि ऐसा सेंटर जिसके पास पैसों की कमी है। कैश ट्रैप्ड स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जिसके पास पैसों की कमी है। तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। जी, अब हम चलते हैं थर्ड एडिटोरियल की तरफ, टॉक्सिक इमिटर्स। ये बात कर रहा है ये वाला एडिटोरियल कि इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, इस्लामाबाद के करीब जो कैपिटल के करीब इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनकी पोल्यूशन के हवाले से इसमें बात की जा रही है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में ये बात आई है कि I9, I10, जीटी रोड, संग जानी और कहोटा ट्राइएंगल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसमें काफ़ी वायलेशंस हो रही हैं एनवायरमेंटल लॉज की, जिसकी वजह से अ, जो इस्लामाबाद की एयर है उसकी क्वालिटी भी डाउन हो रही है और प्लस जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है और वहाँ पे भी पोल्यूशन पैदा हो रही है। और देखा गया है कि इस सर्वे में ये बताया गया है कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें के कोई प्रॉपर एयर एंड वेस्ट वाटर अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज नहीं है। एयर एंड वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि वो जो भी मटेरियल वगैरह हवा में या पानी में छोड़ते हैं, वो मटेरियल टॉक्सिक होता है। उनमें जो वो उस मटेरियल को बहुत टॉक्सिक होता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उस मटेरियल की टेक्नो उसकी उसकी जो खतरनाक उसका एलिमेंट है उसको कम कर दें या खत्म कर दें। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है लेकिन इन इंडस्ट्री के पास नहीं है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का पानी और हवा दोनों खराब हो रहे हैं। और एक अच्छा काम ये किया है कि एजेंसी ने कैटेगराइजेशन कर दी है इंडस्ट्रीज की कि कौन सी इंडस्ट्रीज कम पोल्यूशन फैला रही हैं और कौन सी ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है कि कैटेगराइजेशन कर दी जाए, बल्कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि किस तरह से लॉज को इन्फोर्स किया जाए और इंडस्ट्री को मजबूर किया जाए कि वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करे और पानी और हवा दोनों को खराब होने से बचाया जा सके। गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि रेगुलर मॉनिटरिंग रखे और सख्त किस्म की सजाएं दे अगर कोई 1997 का जो एनवायरनमेंट पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी करे। और जो भी उसकी खिलाफ वर्जी करे, जो भी नॉन कंप्लायंट इंडस्ट्री है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि उसको फॉलो नहीं कर रही, पहली बात तो ये है कि उन्हें ये बताया जाए कि वो इसको फॉलो करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की तरफ आएं। उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें उन्हें इस बारे में पूरी आगाही दी जाए और उन्हें कायल किया जाए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे अमल करें। लेकिन उसके बाद फिर
लॉज़ को भी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़े इंडस्ट्रीज़ को पनिश भी करना चाहिए, उनको फाइन्स भी होने चाहिए ताकि वो अ, अपने जो प्रैक्टिसेज़ हैं उसको ठीक करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक कोलैबोरेशन बने, किसका? गवर्नमेंट एजेंसीज़ का कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट। ये तीनों जो पार्टीज़ हैं, ये तीनों मिल बैठें और एक ऐसा कोलैबोरेशन बनाएँ, जिससे कि ये पता चले कि किस तरह से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट ही कर रही है ना। इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, इंडस्ट्री से बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। किसी का प्रॉफ़िट इसके साथ एसोसिएटेड है, किसी की जॉब, सैलरी इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इंडस्ट्री तो डेवलपमेंट का ही काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में सीरियस नहीं है, तो वो एक बुरी बात है। इंडस्ट्री एक तरफ से अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ से बुरा कर रही है, तो इसमें एक बैलेंस आना चाहिए कि जिससे इंश्योर हो जाए कि डेवलपमेंट भी हो लेकिन एनवायरनमेंट भी खराब ना हो। और मज़ीद ये कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, उसको ज़्यादा इस बारे में प्रोएक्टिव होना चाहिए और क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि वो क्लाइमेट चेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको कम से कम करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, सेव करें, उनका काम ही यही है। और सिर्फ़ कैपिटल की हद तक नहीं, इस्लामाबाद की हद तक नहीं, बल्कि ओवरऑल कंट्री वाइड ऐसे मैकेनिज़्म्स बनाए जाएँ कि जिससे इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल जो वायलेशंस हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो हो रही है, उनको कम से कम किया जा सके और पूरे कंट्री के एनवायरनमेंट को क्लीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पाकिस्तान बनाया जा सके ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर एनवायरनमेंट के हवाले से सेफ हो जाए। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने एनवायरनमेंट के हवाले से बात की। इसमें लैंग्वेज बूस्टर्स के सेंस में तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिला लेकिन एडिशनली एक वर्ड है जो कि कनेक्टर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं और इसको अगर आप यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में तो अपनी राइटिंग्स में तो अच्छी बात है। एडिशनली यूज़ होता है उस सेंस में कि जिस सेंस में इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर एंड मतलब जब आइडिया कोई आप पहले अब बता रहे हैं तो एक नया आइडिया उसके साथ अटैच करना है तो तब ये उस सेंस में यूज़ होता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपने पास। जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफ़िज़।